ये वीडियो मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की एक पूरी सीरीज है। उस सीरीज का एपिसोड नंबर 28 है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जब जापानीज फोर्सेस ने मलया के मेन लैंड पे अटैक किया तो इतना तेज वो आगे बढ़े कि कॉमनवेल्थ फोर्सेस को पीछे होते होते फाइनली सिंगापुर में आना पड़ा। तो सिंगापुर के बैटल में क्या हुआ और कैसे इंडियन नेशनल आर्मी का जन्म हुआ, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है 8 दिसंबर साल 1941 को। यह वो दिन था जब जापानीज फोर्सेस ने मलया के ईस्टर्न तरफ से कोटावारू नाम की एक जगह थी, वहां से उन्होंने अपनी एक इन्वेडिंग फोर्स भेजी और मलया को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि इसके पहले तक ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सिंगापुर और ये ब्रिटिश मलया ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। उसका रीजन ये था कि उनको ये लगता था कि यहाँ पे बहुत सारा रबर है, बहुत टिन की माइंस हैं और ये सारे इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में और उससे वो बहुत पैसा कमाते थे। उसके साथ साथ इस जगह की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी क्योंकि इस रीजन में अपना अगर उनका गढ़ होगा ब्रिटिश लोगों का तो वो सारे साउथ पैसिफिक के रीजन्स को जहाँ पे उनकी कॉलोनीज थी, चाहे वो ब्रिटिश मलया हो गया, चाहे वो इंडिया हो गया, चाहे वो चाइना हो गया, जहाँ पे भी उनकी कॉलोनीज थी उनको कंट्रोल करना उनके लिए आसान था। ये जगह इसलिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये जगह उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी, फिर भी ब्रिटिश लोगों ने इसको उस हिसाब से इस जगह को अच्छे से फोर्टिफाई नहीं किया था, उतना स्ट्रांग नहीं बनाया था। इसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि ब्रिटिश लोगों के मन में यह ख्याल था कि मलया का जो मेन लैंड है यहाँ पे बहुत फॉरेस्ट हैं, जंगल है बहुत और रबर प्लांटेशन है, तो इसकी वजह से कोई भी बड़ी लैंड फोर्स अगर आती है तो वो तेजी से एडवांस नहीं कर पाएगी। उनको लग रहा था कि यूरोप में जो ब्लिट्जक्रीग किया था जर्मनी ने, उसको यहाँ पे आप कर ही नहीं सकते क्योंकि इतने जंगल है यहाँ पे। ऐसा कहा जाता है कि जैसे फ्रांस की मैजिनो लाइन थी, फ्रांस के लोगों को लगता था कि मैजिनो लाइन इतनी स्ट्रांग बना दी है हमने फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर में कि इसके थ्रू कोई जर्मन इन्वेजन आ ही नहीं सकता। वैसे ही ब्रिटिश लोगों को लगता था मलया में कि जंगल इतने घने हैं कि इसके थ्रू कोई अटैक कर ही नहीं पाएगा। और जैसे मैजिनो लाइन बिल्कुल बेकार साबित हुई, वैसे ही ये जो इनका आइडिया था कि जंगल इनको बचाएंगे, ये भी पूरी तरह गलत साबित हुआ। जो दूसरा रीजन था कि क्यों ब्रिटिश लोगों ने इस जगह को उतने अच्छे से डिफेंड नहीं किया था, वो एक्चुअली थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है। तो ब्रिटिश लीडरशिप ने जापानीज फोर्सेस की फायर पावर को, उनकी मिलिट्री माइट को और उनकी स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स सबको अंडर एस्टिमेट किया था और यह भी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। मेनलैंड मलया की बात करें तो जापानीज फोर्सेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि वो साइकिल्स का इस्तेमाल कर रहे थे अपने ट्रूप्स को लेकर जाने के लिए आगे, और इसीलिए इसको बाइसाइकिल ब्लिट्जक्रीग भी कहते हैं क्योंकि बहुत तेजी से वो आगे बढ़े और लगातार जो कॉमनवेल्थ फोर्सेस थी वो एक्चुअली लड़ाई नहीं कर रही थी। इसको कहा जाता है कि दे वर कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ रिट्रीट। वो पीछे हटते हटते लड़ाई कर रहे थे और कभी भी उन्होंने रुक के लड़ाई की ही नहीं, इतना तेज था जापानीज अटैक। जापानीज इन्वेजन 8 दिसंबर को शुरू हुआ था और उसके 2 ही 3 दिन के बाद जो इस एरिया में, मलया के एरिया में जो ब्रिटिश लोगों के पास एक नेवल फोर्स थी जिसको नेवल फोर्स जेड कहते थे, उसमें 2 बड़ी शिप्स थी और कुछ छोटी छोटी शिप्स थी। जो 2 बड़ी शिप्स थी वो थी HMS रिपल्स और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। उनको लगता था कि ये 2 शिप्स इस्तेमाल करेंगे अगर तो वो उनके इन्वेजन को, जो लैंडिंग हो रही है उसको रोक पाएंगे, बट ऑब्वियसली गलत साबित हुआ क्योंकि जापानीज टॉर्पीडो बॉम्बर्स ने इन दोनों शिप्स को और इस फोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह भी एक बहुत करारी हार थी ब्रिटिश लीडरशिप के लिए क्योंकि अब इस एरिया में उनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स बची ही नहीं थी। जब ये सारे जो ट्रूप्स थे, ब्रिटिश लेड कॉमनवेल्थ ट्रूप्स थे, ये सारे पीछे हटते 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 जब एकदम नीचे आ गए मलया के, तो उसके बाद उनके आगे था सिंगापुर का आइलैंड। तो उन्होंने ये डिसाइड किया ब्रिटिश लीडरशिप ने कि अब हम सिंगापुर में सारे अपने ट्रूप्स को कंसोलिडेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे और यहां पे हमारा फाइनल स्टैंड होगा। अब सिंगापुर का इंपॉर्टेंस ये था ब्रिटिश एम्पायर के लिए कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि उनके लिए ये आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो जानते थे कि मलया से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक आइलैंड है तो ये हमेशा अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर पाएगा। क्योंकि आप देखें तो ब्रिटेन खुद भी एक आइलैंड है, तो जैसे वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री रहे हैं थ्रू आउट आवर हिस्ट्री, तो उनको ये था कि क्योंकि ये भी एक छोटा सा आइलैंड है सिंगापुर, तो ये अपने आप को अच्छा डिफेंड कर सकता है और इनके पास एक नेवल फोर्स थी कहने के लिए और यहाँ पे इतने सारे ट्रूप्स थे कॉमनवेल्थ के, तो उनको ये था कि इतने ट्रूप्स हैं और जो जापानीज इन्वेजन फोर्स है वो इतनी बड़ी नहीं है तो हम सिंगापुर को तो डिफेंड कर ही लेंगे। और एक्चुअली इसी वजह से, क्योंकि इतना शान की बात थी, इतनी उनकी गौरव की बात थी ब्रिटिश एम्पायर के लिए कि अगर सिंगापुर को हम डिफेंड नहीं कर पाए ना तो भाई बहुत बदनामी होगी, क्योंकि यार
इतनी सारी हमारे वहां पे सैनिक हैं और इतनी छोटी फोर्स हमें उड़ा देगी तो नाक कट जाएगी। तो इसी वजह से विंस्टन चर्चिल ने, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, यहाँ पे जो कमांडर इन चीफ थे लैंड फोर्सेस के, उसको एक स्पेशल टेलीग्राम भेजा कि कुछ भी हो जाए तुमको लास्ट आदमी तक, यू हैव टू फाइट टू द लास्ट मैन, और किसी भी कीमत पे सरेंडर नहीं करना है। चर्चिल ने साफ कह दिया था। पर यह सिर्फ एक कहने की बात है। अगर आप थ्योरी में देखें तो सिंगापुर के पास सब कुछ था। उनके पास कहने के लिए एक मॉडर्न नेवल बेस था जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, बहुत अच्छा ताकतवर बेस था वो, बट उसमें कोई शिप ही नहीं थी, खाली। और उनके जो डिफेंसेस थे वो किसी काम के नहीं साबित हुए जब एक्चुअली लड़ाई हुई। तो अगर आर्मी की बात करें तो जापानीज लोग 300 से ज्यादा टैंक्स लेके आए थे इस लड़ाई में, और यहां पे जो सिंगापुर के पास टैंक्स थे कुल मिला के 23 टैंक्स। कंपैरिजन देखिए आप। अगर एयरफोर्स की बात करें तो जापानीज लोग यहाँ पे 600 से ज्यादा प्लेन्स लेके आए थे, और ये नॉर्मल प्लेन्स नहीं थे, ये बहुत एडवांस प्लेन्स थे, जिसमें ऑब्वियसली सबसे फेमस था जापानीज जीरो। उनके पास टॉर्पीडो बॉम्बर्स थे, उनके पास नॉवल बॉम्बर्स थे। इसके जवाब में कॉमनवेल्थ के पास कुल मिला के 153 एयरप्लेन्स थे, जिसमें से ज्यादातर मैक्सिमम प्लेन्स बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के थे और उतने अच्छे थे ही नहीं कि वो जापानीज जीरोस का सामना कर पाए। एक तो प्लेन था कॉमनवेल्थ के पास जिसका नाम था ब्रूस्टर बफेलो, जो इतना मोटा था और जिसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसको एक्चुअली लोग मजाक के लिए उसको फ्लाइंग बियर बैरल भी कहते थे, क्योंकि दिखने में एकदम बैरल की तरह था। उसकी फोटो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऐसे प्लेन से आप कॉम्पीट करवा रहे हो अगर जापानीज जीरोस को और जापानीज मॉडर्न एयरक्राफ्ट से, तो कोई चांस ही नहीं था एयरफोर्स के पास। तो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन तीनों एरियाज में जापानीज लोगों के पास इजीली अपर हैंड था। पर मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप कुछ छोटी छोटी लड़ाइयां, स्कर्मिशेस और चलिए बैटल्स भी जीत सकते हैं इंडिविजुअल ब्रेवरी से, बट जब हम बड़े वॉर्स की बात करते हैं, बड़े स्केल पे जब लड़ाई होती है, तो इंडिविजुअल ब्रेवरी, आपका कोई एक यूनिट, कोई एक रेजिमेंट, कोई बटालियन, कोई बहुत ब्रेवरी दिखा रहा है, तो वो पूरी वॉर आपके लिए नहीं जीत सकते। वॉर जीते जाते हैं स्ट्रैटेजी से और इक्विपमेंट से, और ये बात जापानीज लोगों ने प्रूव की। अब जो भी हो, जो ब्रिटिश अंपायर लोगों ने बना के रखा था कि सिंगापुर एक इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस है, वो आइलैंड है, उसको कोई उसके अंदर घुस नहीं सकता, इस सारी बात का फाइनल पॉइंट आ गया था टेस्टिंग का, जब तारीख थी 31 जनवरी साल 1942। ये वो दिन था जब सारी कॉमनवेल्थ फोर्सेस सिंगापुर में आ चुकी थी और जो जापानीज फोर्सेस थी वो बिल्कुल साउथ में आ चुकी थी मलया के। और अब एक तरफ थे कॉमनवेल्थ फोर्सेस जिसको लीड कर रहे थे कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल पर्सिवल, उनके सामने थे जापानीज लेफ्टिनेंट जनरल तोमोयुकी यामाशिता। कॉमनवेल्थ फोर्सेस ने जब मलया से निकल रहे थे मेनलैंड से और वो सिंगापुर आ रहे थे, तो अपनी सारी फोर्सेस को हिलाने के बाद जो एक कॉजवे था, एक ब्रिज था जो मेनलैंड को कनेक्ट करता था सिंगापुर से, उसको उन्होंने उड़ा दिया था ताकि जापानीज आर्मी आराम से चल के ना आ पाए। तो अब जब यहां पे सारे ट्रूप्स इकट्ठा हो गए थे तो उनको था कि हमने ब्रिज तो उड़ा दिया, अब कहां से जापानीज लोग यहां पे आएंगे तो है, ये तो कंफर्म है। तो जो कमांडर इन चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल पर्सिवल, उनका यह मानना था कि जो जापानीज इन्वेजन होगा सिंगापुर में वो नॉर्थ ईस्ट के साइड से होगा, मतलब उत्तर पूर्वी हिस्से से। बट जो पर्सिवल के साथ जो दूसरे कमांडर्स थे उनका यह मानना था कि ये नॉर्थ ईस्ट से नहीं, जापानीज इन्वेजन होगा नॉर्थ वेस्ट से, क्योंकि देखिए वहां पे जो स्ट्रेट है ये बहुत पतला है, वहां पे आसानी से आर्मी यहां पे आ सकती है। बट पर्सिवल का मानना था नहीं, नॉर्थ ईस्ट से ही आएंगे। तो भाई पर्सिवल कमांडर इन चीफ थे, तो उन्होंने जो बल्क था उनकी डिफेंस फोर्सेस का, उन्होंने उसको लगा दिया था नॉर्थ ईस्ट के साइड में, और कुछ बटालियंस कुछ उन्होंने यहां पे डाल दिए थे नॉर्थ वेस्ट के रीजन में कि अगर यहां से आता है तो चलो यहां पे भी रोक सकते हैं। ये तो बात हो गई पर्सिवल की। दूसरी तरफ जापानीज कमांडर यामाशिता को डिसाइड करना था कि भाई कहां से इन्वेड करें सिंगापुर को। यामाशिता ने लैंडिंग करवाने के पहले उन्होंने जितने भी कोस्टल रीजन्स थे ऊपर की तरफ के, वहां पे उन्होंने हैवी आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट कराई, बहुत फायर करवाया, तो जितनी भी वहां पे कम्युनिकेशन लाइंस थी वो सब डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब जितनी भी वहां पे बटालियंस थी, डिफेंसिव बटालियंस, उनके पास एक दूसरे से बात करने का कोई तरीका ही नहीं था। तो ये जब उन्होंने कर दिया तो 8 फरवरी को रात को 8:30 बजे जब अंधेरा हो गया था, तो नॉर्थ वेस्ट के रीजन में एकदम एज पे, कोस्टल रीजन पे, जो एक ऑस्ट्रेलियन बटालियन थी, उन्होंने देखा कि पानी में कुछ हलचल हो रही है, और फिर उन्होंने देखा कि लैंडिंग क्राफ्ट्स आ रहे हैं, उसमें जापानीज सोल्जर्स हैं। इन लोगों को हो गया कि भाई ये लगता है यहां से अब ये लोग पूरी तरह अपनी फोर्सेस भेजना शुरू करेंगे, और यहां फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गन्स इन्होंने फायर करना शुरू किया। जितनी भी उनके पास मीडियम रेंज की गन्स थी, जो भी जापानीज सोल्जर्स पानी को क्रॉस करके आ रहे थे, उन्होंने उस पर बराबर हैवी फायर करना शुरू किया। बट इतनी हैवी फोर्स वहां से आ रही थी कि वो फायर कर रहे थे, बट इनके पास एम्यूनिशन खत्म हो जा रहा था, बट वो
फोर्सेस लगातार आ रही थी। और क्यों ना हो, यामाशीता ने 16 बटालियंस इस इन्वेजन के लिए कमिट कर दिए थे। और जवाब देने के लिए यहां पे डिफेंस में पर्सिवल ने सिर्फ 3 बटालियंस रखे थे। सोचिए 3 वर्सेस 16, कितना बड़ा अंतर है। इसी वजह से इनकी गन्स उतना एम्यूनिशन सप्लाई ही नहीं कर पा रही थी, उतना फायर पावर ही नहीं लगा पा रही थी जितने वहां से ट्रूप्स आ रहे थे। और इसी वजह से रात के 12 बजे तक, यानी सिर्फ 4-4.5 घंटे में, कोई भी कॉमनवेल्थ फोर्सेस में उस रीजन में आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। और ये सारे जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे सक्सेसफुली यहां पे लैंड कर गए। और अब उनके पास सिंगापुर में एक बीच हेड था, उन्होंने फाइनली अपना फुट होल्ड बना लिया था। जब ये हम सिचुएशन देखते हैं आज यहां बैठ के, तो हमको लगता है कि यार जब इतना ऑब्वियस था कि यहां से अटैक हो रहा है, तो क्यों नहीं पर्सिवल ने यहां पे ट्रूप्स भेजे उन लोगों को रोकने के लिए। ये जो यहां पे ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस थी उनको रीइंफोर्स क्यों नहीं किया? ये इसलिए क्योंकि कभी भी जब अटैक, कोई भी एम्फीबियस अटैक करता है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यहां से अटैक किया और बस वहीं पे अटैक किया। हमेशा आपका एक मेन अटैक होता है और हमेशा एक डाइवर्जनरी अटैक होता है। मतलब कहीं और पे भी आप अपने ट्रूप्स को भेजोगे ये दिखाने के लिए कि हम यहां नहीं, यहां पे लैंडिंग कर रहे हैं, एक डाइवर्जन करने की कोशिश करोगे। और ये यामाशीता ने भी किया। उन्होंने यहां पे मेन अपना अटैक भेजा था, बट उसको पर्सिवल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने कुछ एक छोटी सी यूनिट उसने नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में भी भेजी। तो वहां से भी ट्रूप्स आ रहे थे, तो पर्सिवल को लगा कि नहीं, यहां से जो ट्रूप्स आ रहे हैं ना, यही मेन अटैक है। तो ये जो यहां पे जो अटैक हो रहा था नॉर्थ वेस्टर्न के रीजन में, उसको उसने रीइंफोर्स ही नहीं किया। और इसी वजह से सक्सेसफुली नॉर्थ वेस्ट का जो अटैक था वो सक्सेसफुल हुआ और नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी नहीं हुआ। यामाशीता का पर्पस था कि सिंगापुर को इन्वेड करना है और वो 8 फरवरी को इस काम में सक्सेसफुल हो गए। कॉमनवेल्थ के लिए सिचुएशन और खराब करने के लिए यामाशीता ने एक और लैंडिंग करवाई 9 फरवरी को साउथ वेस्ट के रीजन से। तो वहां से भी हुआ है, नीचे से भी हुआ है, यहां से भी जब ट्रूप्स घुसे, तो जितने भी ट्रूप्स थे ना यहाँ पे, ये सारे ध्यान रखिए कॉमनवेल्थ के जो फौजी हैं, ये वो फौजी हैं जो लगातार मलया में लगातार रिट्रीट करते हुए आए, भागते भागते पीछे पीछे होते हुए सिंगापुर में आए। तो इनका ऑलरेडी मोरल बहुत खराब था। तब जब उन्होंने देखा कि एक नॉर्थ वेस्ट से आ गए, फिर साउथ वेस्ट से आ गए, तो वो पीछे रिट्रीट करना शुरू हुए। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फोर्सेस ने सिंगापुर में एक जल्दी एक जुरोंग डिफेंसिव लाइन बनाई थी। इस लाइन का पर्पस ये था कि कभी अगर अटैक होता है तो इस लाइन के इस तरफ रह के हम एनिमी मूवमेंट को रोक सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी कनाल भी थी, तो एक नेचुरल ऑब्स्टिकल भी था किसी भी इन्वेडिंग आर्मी के लिए। तो इस लाइन के पीछे यहाँ पे सारे जितने कॉमनवेल्थ ट्रूप्स थे वो इकट्ठा हो गए। और इसमें एक्चुअली बहुत सारे भारतीय थे। इसमें दरअसल 44th इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड थी, और फिर 12th थी, इसमें 12th इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड और 22nd ऑस्ट्रेलियन इन्फेंट्री ब्रिगेड थी इस जुरोंग लाइन को डिफेंड करने के लिए। बट देखिए यहाँ पे फिर एक गलती की ब्रिटिश लोगों ने। जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे पर्सिवल, उन्होंने इस एरिया के कमांडर मैक्सवेल को यह ऑर्डर दिया था कि जब तक सिचुएशन एकदम बद से बदतर ना हो जाए, जब तक एकदम डेस्परेट सिचुएशन ना हो जाए, आपको उस लैंड को होल्ड करना है। बट कम्युनिकेशन कहीं तो इस तरह से गड़बड़ हुआ कि भाई मैक्सवेल को लगा कि वो कह रहा है कि आप तुरंत उस लाइन को छोड़ो, जुरोंग लाइन से आप विड्रॉ करो और पीछे आओ सिंगापुर सिटी के पास। 10 फरवरी को मैक्सवेल ने ये सारी लाइंस को जो इंडियन ट्रूप्स ने और ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स ने होल्ड करके रखी थी उसको छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया और वो पीछे आ गए। ये इतनी बड़ी गलती थी क्योंकि वो एक्चुअली वहां पे जापानीज फोर्सेस को कुछ और समय तक रोक सकते थे, बट जब उन्होंने लाइन को छोड़ दिया तो आसानी से लाइन कोलैप्स कर गई और सारे जापानीज ट्रूप्स इसको क्रॉस करके और आगे आ गए। इसका मतलब 10 फरवरी को जुरोंग लाइन कोलैप्स कर गई और सारी तरफ से ये जापानीज फोर्सेस आगे बढ़ रही थी। और पर्सिवल ने फाइनल जो प्लान बनाया था वो ये था कि सारे ट्रूप्स को सिंगापुर के भी बिल्कुल साउथ के हिस्से में, सिंगापुर सिटी में इकट्ठा करेंगे। आप सोचिए पूरे आइलैंड की 1-2% एरिया में सारे ट्रूप्स को भी इकट्ठा कर दोगे, सिविलियन भी वहीं पे हैं, ट्रूप्स भी वहीं पे हैं, भर गए तो लोग वहां पे। और वही उसका प्लान था कि इस जगह पे हम अपना फाइनल स्टैंड करेंगे। बट ध्यान रखिए कि 11 फरवरी तक आते आते जापानीज सप्लाई लाइंस भी लंबी हो रही थी। मतलब उनके पास उतना एम्यूनिशन नहीं था कि वो कॉन्स्टेंटली उसी स्पीड से आगे बढ़ पाएंगे। तो 11 फरवरी तक आते थे, थोड़ा सा उनका अटैक थोड़ा सा स्लो हुआ। बट फिर से ब्रिटिश लोगों के लिए बैड लक ये था कि 12 फरवरी को जापानीज फोर्सेस ने 3 इंपॉर्टेंट वाटर रिजर्वॉयर्स कैप्चर कर लिए। मतलब अब सिंगापुर के पास, जो सिंगापुर सिटी के पास जो वाटर सप्लाई थी वो आ गई अब जापानीज लोगों के हाथ में। यानी अगर आपका कोई हल्का फुल्का चांस होता भी कि आप सिंगापुर सिटी में रुक के एक फाइनल डिफेंस माउंट करोगे, वो भी अब चकनाचूर होते हुए नजर आया क्योंकि पानी ही नहीं मिलेगा आपको। 14 फरवरी को जापानीज ट्रूप्स अलेक्जेंड्रा हॉस्पिटल था उस रीजन में, उन्होंने उस हॉस्पिटल पर अटैक किया और वहां बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, जो वुंडेड लोग थे, सिविलियंस थे, उनको मारा, डॉक्टर्स को मारा। और ये भी इंसिडेंट बहुत ही एक काला धब्बा है इस पूरे बैटल के दौरान। उसके बाद 15 फरवरी को
पर्सिवल जब सिटी में पूरी तरह उनका घिराव हो चुका था, वो बिल्कुल डेस्परेट सिचुएशन में थे, तो उन्होंने अपने ऑफिसर से पूछा कि हमारे पास देखिए दो ऑप्शन हैं। एक तो ये कि हम काउंटर अटैक करते हैं, जितनी भी हमारे पास ताकत है उसको लेके हम फुल फोर्स में काउंटर अटैक करते हैं और अपनी पानी की जो सप्लाई है उसको हम वापस लेते हैं, या दूसरा ऑप्शन है सरेंडर। इस पॉइंट पे उसके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि भाई अब काउंटर अटैक तो होने से रहा, अब सरेंडर ही करना पड़ेगा। तो 15 फरवरी को ये बहुत 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 ही ज्यादा इनफेमस दिन है ब्रिटिश लोगों के लिए, क्योंकि ये वो दिन है जब फाइनली ब्रिटिश फोर्सेस ने, ब्रिटिश लीडरशिप ने कैटापुल्ट किया और वो सरेंडर के लिए राजी हो गए। एक बहुत ही कुख्यात फोटो है जिसमें आप देख पाएंगे, अब आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही होगी। इसमें आपको दिखेंगे कि पर्सिवल सरेंडर करने के लिए जा रहे हैं यामाशिता के पास। बैटल ऑफ सिंगापुर में एक और बहुत ही कुख्यात फोटो है जिसमें आपको नजर आएंगे कि एक तरफ यामाशिता बैठे हैं, एक तरफ पर्सिवल बैठे हैं और पर्सिवल अनकंडीशनल सरेंडर साइन कर रहे हैं। तो 15 फरवरी का वो दिन था जब बैटल ऑफ सिंगापुर कंप्लीट हुआ और 5:15 बजे शाम को जापानीज विक्ट्री ऑफिशियली सील हो गई। ये पूरा जो मलयान कैंपेन था, पहले मेनलैंड मलया और उसके बाद सिंगापुर का, इसमें कुल मिला के जापानीज फोर्सेस को लगभग 10,000 कैजुअलिटीज हुई। उसमें सोल्जर्स किल्ड भी थे और वुंडेड भी थे। बट ब्रिटिश लोगों के लिए ये बहुत बहुत बड़ी हार थी। कॉमनवेल्थ फोर्सेस ने इसमें 7,500 सोल्जर्स की जान गंवाई, 10,000 सोल्जर्स उनके वुंड हुए थे और लगभग 1,30,000 सोल्जर्स कुल मिला के इस पूरे बैटल में कैप्चर कर लिए गए। पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री में ये जो सिंगापुर का जो सरेंडर था, ये उनका सबसे बड़ा सरेंडर था। इस सरेंडर के बाद जो यहाँ पे जो जितने भी सोल्जर्स को कैप्चर किया गया था, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनके साथ अलग अलग सिचुएशन से डील किया गया। फर्स्ट, बहुत सारे सोल्जर्स को यहां से लेके उनको शिप कर दिया गया एशिया के अलग अलग रीजन्स में और उनसे फोर्स लेबर करवाया गया, उनसे जबरदस्ती प्रोजेक्ट्स पे काम करवाया गया। इसमें से जो सबसे ज्यादा कुख्यात जो प्रोजेक्ट था वो था सियाम बर्मा डेथ रेलवे। इसको डेथ रेलवे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें काम करते हुए बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर मारे गए थे। इसके अलावा नॉर्थ बोर्नियो में एक सनाकन एयरफील्ड थी, वहां पे भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर से फोर्स लेबर करवाया गया। दूसरी बात, जो जितने भी सोल्जर्स कैप्चर किए गए थे, जितने सिविलियंस थे यहाँ पे, उसमें जो चाइनीज लोग थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, उनको इनडिस्क्रिमिनेटली मारा गया, टॉर्चर किया गया। तो ये बहुत ही बुरा था मलेशियंस के लिए, जो लोकल्स थे, और चाइनीज पॉपुलेशन के लिए। अब बात करते हैं इंडियन सोल्जर्स की। इस पूरे कैंपेन में बहुत सारे हजारों इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो जब जापानीज लोगों ने इनको कैप्चर किया तो उनके सामने सिचुएशन खड़ी हुई कि हमने यहाँ पे जो इंडियन सोल्जर्स को कैप्चर किया हुआ है, ये सोल्जर्स तो भारत के हैं और भारत एक्चुअली उस समय एक ब्रिटिश कॉलोनी था। ब्रिटिश लोग राज करते थे भारत के ऊपर, तो उनको ये था कि इनके सोल्जर्स यहाँ पे आकर लड़ाई कर रहे हैं, ये इनका देश तो है नहीं, और ये किसी दूसरी देश के लिए यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, और ये जिस देश में लड़ाई कर रहे हैं वो भी उनका देश नहीं है। तो क्यों ना इसको हम ये जितनी एक भारतीय जो टुकड़ी है उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करें। तो ये जो पूरी जो फोर्स कैप्चर की गई थी उसमें जितने भारतीय थे उसमें से लगभग 30,000 इंडियन सोल्जर्स ने बोल दिया कि ठीक है, हम आपकी इस नई फौज में शामिल होंगे और जाके ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश जो हुकूमत है उनके खिलाफ लड़ेंगे। और ये जो भारतीय फौजियों का ग्रुप था, इसी ग्रुप को कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। इसके कमांडर इन चीफ थे मोहन सिंह, और इस आर्मी ने बर्मा कैंपेन में जापानीज फोर्सेस के साथ लड़ाई की ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट। हालांकि 1942 के एंड तक आते आते जो कमांडर थे मोहन सिंह, उनके साथ मतभेद होने लगा था जापानीज अथॉरिटीज का, और मोहन सिंह को लग रहा था कि ये जो इन्होंने ये इस आर्मी का जो गठन किया है ये सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है, ये एक्चुअली हमको इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते। तो इस मतभेद की वजह से उन्होंने मोहन सिंह को जापानीज लोगों ने कैप्चर कर लिया और इस आर्मी को उन्होंने डिसबैंड कर दिया। ध्यान रखिए कि इस आर्मी को बनाने में रास बिहारी बोस, जो एक इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, उनका बहुत बड़ा हाथ था। वो इसके फर्स्ट निर्माता कहे जाते हैं और कमांडर इन चीफ इसके मोहन सिंह थे। बट जब इस आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया तो उसके कुछ समय के बाद फिर वापस इस आर्मी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, और इस बार इस आर्मी के चीफ थे सुभाष चंद्र बोस। इस नाम को भारतीय इतिहास में किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये बहुत बहुत बड़े
इंडियन रिवोल्यूशनरी थे और फिर इनको कमान सौंपी गई इंडियन नेशनल आर्मी की, और अब इस आर्मी का जो नाम था वो था आजाद हिंद फौज। इस आर्मी के नाम से ही इस बात का अनाउंसमेंट हो गया कि ये एक इंडिपेंडेंट फौज है और ये ब्रिटिश लोगों के अंडर नहीं है। ये जो पूरा मलयान कैंपेन था, और खास करके द बैटल ऑफ सिंगापुर, ये सिर्फ मलेशिया के लोगों के लिए नहीं, सिंगापुर के लोगों के लिए नहीं, बल्कि भारतीय लोगों के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि एक भारतीय टुकड़ी को अपनी एक पहचान मिली थी। और इसी वजह से सिंगापुर का बैटल भारतीय इतिहास के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा महत्व रखता है। मलयान कैंपेन में भी एक रिसाउंडिंग सक्सेस मिलने के बाद जापानीज लोगों ने अपना कैंपेन बरकरार रखा, और इसके बाद उन्होंने आगे क्या किया, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। अगर ये पूरा जो मलयान कैंपेन है इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो द पैसिफिक वॉर, इस बुक को मैं रिकमेंड करूंगा। इसको लिखा है जॉन कॉस्टेलो ने। और मलयान कैंपेन से हटके अगर सिर्फ सिंगापुर के बैटल के बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक और बहुत अच्छी बुक है, उसका नाम है द बैटल फॉर सिंगापुर। इसको लिखा है पीटर थॉमसन ने, और ये अपने आप में एक बहुत कमाल की किताब है सिर्फ सिंगापुर के सिग्निफिकेंस के लिए। तो इस बुक को भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। इन दोनों बुक्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और ये जो एपिसोड है मेरा, इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है सीरीज का, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनली, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।